नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। बहस का मुद्दा नया है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को लेकर सियासत तेज है। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले ये दिखाई भी दे रहा है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का जिहादियों पर मुंह सिल जाता है, उन्हें सिर्फ हिंदू ही हिंदू नजर आता है। जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई किस प्रदेश में हुई देख लें। हमारे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मस्जिदों के बाहर मांस आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वाले हिंदू निकले। सभी ने गुमराह करने के लिए जालीदार टोपी पहनी थी। ये ट्वीट देखिएगा आप दिग्विजय सिंह जी का, जिन्होंने जो बात कही थी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। अब आप समझिएगा कि क्या कहना। लेकिन उसके बाद पलटवार कर दिया रामेश्वर शर्मा ने, जो हिंदू नेता भी है और लगातार हिंदुत्व की बात भी करते हैं। जिहादियों पर मुंह सिल जाता है, सिर्फ हिंदू ही नजर आते हैं। जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई किस प्रदेश में हुई देख लीजिए। तो किस प्रदेश का मतलब है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसकी चर्चा हमेशा बनी रहती है। क्या ये सब वही है? और इस लगातार जो ट्विटर बार चल रहा है, इसका आशय क्या निकालें? पर बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश की सियासत में एकदम चर्चा में बने हुए। और अब तो विपक्ष के नेता गोविंद सिंह बनने के बाद ये कहा भी जा सकता है कि जमकर चल रही है दिग्विजय सिंह की, और वो समझ रहे हैं कि कैसे हमें भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना है। और बीजेपी भी समझ रही है इस गंभीरता को, इसलिए देर नहीं करते। जैसे ही दिग्विजय सिंह का कोई ट्वीट आता है तो कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका जवाब दे देता। सबसे आगे रामेश्वर शर्मा ही उसमें दिखाई देते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिखाई देते हैं, जो देर नहीं करते और कुछ या तो बयान आ जाता है या ट्वीट के जरिए वो अपना बात रख देते हैं। तो यही है हमारा मुद्दा, इसी पर हम बात करने वाले हैं। क्या 2023 के चुनाव में जो बात की जा रही है वो सब दिखाई देगा या कुछ और होगा? समझते हैं इस ट्विटर बार का क्या असर होगा मध्य प्रदेश में। धैर्यवर्धन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अजीत जी, हम देख रहे हैं लगातार, कल भी जब विपक्ष के नेता के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह को मिला, विपक्ष का नेता का पुरस्कार कहें इसको या वो लगातार जो काम करते रहे उसकी बात करें, पर कमलनाथ जी ने उन्हें मौका दिया। अब मौका दिया है तो चर्चा ये भी है कि तमाम लोग, दिग्विजय सिंह के विभा पटेल जी भी आ गई और वो भी आ गए। तो क्या दिग्विजय सिंह बड़े अलग अंदाज में मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं? और जहां बात हिंदुत्व की होती है, बाकी चीज़ों की होती है, तो देर नहीं करते वो ट्वीट करने में। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भी पुनः डॉक्टर गोविंद सिंह जी को बधाई दूंगा नेता प्रतिपक्ष बनने की। और ये पारितोषिक उन्हें उनकी मेहनत का मिला है मनोज जी, जो मेहनत करके उन्होंने लगातार 7 बार से विषम परिस्थितियों में भी चुनाव जीता लार विधानसभा से। ये उनकी मेहनत है और संसदीय परंपराओं के निश्चित रूप से अच्छे ज्ञाता है डॉक्टर गोविंद सिंह, तो उनको इनकी मेहनत का पारितोषिक मिला है। जहां तक आप बात कर रहे हैं दूसरे बिंदुओं की, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो मिली भगत रहती है और जिस तरीके से वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर धार्मिक उन्माद की राजनीति करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसकी पोल हमेशा से खोलते रहते हैं। आप देखिए, अभी कल ही बैठक हुई है मध्य प्रदेश भाजपा और आरएसएस की। उसमें मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। अवैध उत्खनन, उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स कर लिया है कि 2023 में आपको हिंदुत्व के एजेंडे से धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाना। ठीक है, अगर मातृत्व संस्था भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस ने ये प्लानिंग करी ली है, तो मैं तो आदरणीय मनोज जी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने की जगह आप तो शिवराज सिंह जी के बेटे को बजरंग दल का प्रांतीय संयोजक बना दीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी के बच्चे को विश्व हिंदू परिषद में कोई दायित्व दिलवा दीजिए, गोपाल भार्गव जी के बच्चे को दिलवा दीजिए। इन सब के बच्चों को भी जिस तरीके से रैलियां निकलवा के
प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ करती है, उसकी अगुवाई इनके बच्चे क्यों नहीं करते? क्यों ये विदेशों में पढ़ने जाते हैं? अपने बच्चों को क्यों विदेशों में पढ़ने भेजते हैं, जबकि प्रदेश के युवा शिक्षित बेरोजगार के ऊपर चर्चा ही नहीं करते? नहीं, लेकिन ये जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, उन्होंने जिक्र किया है कि समझ आ गया कि पर्चे फेंकने वाला कौन था। अब पर्चे फेंकने वाले हिंदू थे जैसा उन्होंने कहा, और वो जालीदार टोपी लगाकर पहुंचे थे। पहले उन्होंने ये कहा था रतलाम के पास एक, उसमें जब चर्चा उनसे नीमच में हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि वो गरीब मुसलमान है जिनको भारतीय जनता पार्टी पैसे देती है और फिर उनसे पत्थर फिकवा देती है। मेरे पास उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि रिकॉर्ड आ जाए। बाद में वो बदल गए, फिर उनको ये भी बताना पड़ा कि कहाँ से आए, कौन ने कहा था, कोई पंकज तिवारी का उन्होंने नाम दिया। अब फिर उन्होंने एक नया ट्वीट कर दिया जिस पर रामेश्वर शर्मा ने पलटवार कर दिया। तो इस बार बदल तो नहीं जाएगी? देखिए, ये सब जानते हैं, आपका अंतर्मन भी जानता है आदरणीय मनोज जी कि भारतीय राजनीति का एकमात्र पुरोधा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जो कहते हैं उस पे कायम रहते। वो कभी भी पलटते नहीं है, और असत तो बिना प्रमाणों के, ठोस प्रमाणों के वो कोई भी बात कहते नहीं। जो उन्होंने नीमच के में कहा है उसका भी आगे आके प्रमाणों सहित वो आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। ये सब चीजें हो रही हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में आया है जालीदार टोपी लगा के हिंदू लड़के, तो यही तो मेरा अभिप्राय है कि ये लोग क्यों बरगला रहे हो भाई? क्यों इस स्थिति को पैदा कर रहे हो आप इन जालीदार टोपी लगा के? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मस्जिदों के बाहर उत्प्रेरक पर्चे फेंकने का काम किस राजनेता का बेटा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का किस बड़े नेता की बच्ची कर रही है, बच्चा कर रहा है? वो तो सब विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे गरीब युवाओं को और क्यों भटकाव के लाए? जिनको अपना भविष्य संवारना है उनको आप क्यों भटकाव चलिए, अब आप धैर्य से जवाब सुन लीजिए। धैर्यवर्धन जी बहुत ही धैर्य से सुन रहे थे आपको, और जवाब के लिए बिल्कुल तैयारी होगी। जी धैर्यवर्धन जी। मेरे मित्र अजीत सिंह भदौरिया जी कह रहे थे कि वो दिग्विजय सिंह जी लाजवाब नेता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस के छत्रप हैं, और पता नहीं किन किन उपाधियों से विभूषित कर रहे थे। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं, इसलिए उन्होंने ठाना कि राहुल भैया को निपटाना तो अजय सिंह को ठिकाने लगवा दिया। उन्होंने अगर ठान लिया कि कांग्रेस की सरकार में केपी सिंह, जो इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीत रहे हैं, अजय योद्धा है, उनको मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, तो कोई माइकल लाल उनको मंत्री बन नहीं पाया। ये दिग्विजय सिंह जी का कमाल है। उन्होंने ठान लिया कि मेरा बेटा पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए, तो पूरा का पूरा उन्होंने रूप रंगत कैबिनेट के सिस्टम सब बदलाव कर दिया। अब आज तब आप मालवा से अगर जीतू पटवारी जी को देखें, बाला बच्चन है, बहुत सारे नेता हैं, तमाम सारे लोग, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि गोविंद सिंह बनेंगे, बनवा दिया उन्होंने। यस, मैं वही कह रहा हूं। हम तो कहते हैं कि अभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो पा रही है दिग्विजय सिंह जी की छत्रपी से। दिग्विजय सिंह जी अभी जो चाहते हैं वो करते हैं। उसके लिए अगर उन्हें कांग्रेस को मिटाना भी पड़े तो भी करते हैं, और कांग्रेस को कहीं उठाना पड़े तो भी करते हैं। मतलब रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, है, और इस घटनाक्रम से लग रहा है कि अभी और रहने वाला है, क्योंकि कमलनाथ जी जिस प्रकार से पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी अंततः विवश हुए। तो दिग्विजय सिंह जी की जीत तो हुई है, और अभी हमारे मित्र के मुंह से निकला कि अवैध उत्खनन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो कमलनाथ जी से शिकायत किसकी होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी? इन्हीं गोविंद सिंह जी की शिकायत होती थी कि चंबल में अवैध उत्खनन यदि कोई करवा रहा है तो गोविंद सिंह जी के लोग करते हैं। तो तमाम प्रकार की बातें। वो जो बैठक होती है कोर कमेटी की, तो कोर कमेटी की बैठक में तो सच में क्या होता है ये तो मेरे ख्याल से ना अजीत जी समझ पा रहे होंगे ना आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आती है, पर चर्चा यही होती है कि एक समीक्षा की जाती है। समीक्षा के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि हमारे नेता कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक पूरा तैयार कर रखा है किस तरह से, खासकर हम मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तो हमें तो यही खबर है कि उनके पास सारा रिकॉर्ड है, सारा चिट्ठा है सबका, और चर्चा इस पर भी हुई है। जी आगे अपनी बात बढ़ाइए। नहीं मनोज जी, मेरा यही कहना है कि गोविंद सिंह जी को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है, मुझे लग रहा है उसमें सिंधिया फोबिया ने भी काम किया है।
लोगों को डर है, क्योंकि कांग्रेस के जो नामचीन नेता थे, एक मध्यम आयु से लेकर के वरिष्ठ नेतृत्व की एक जो भी इलाके में नामचीन लोग थे उस जिले में, उस विधानसभा में, वे अधिकांश लोग सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस के पास इस समय एक संकट है कि ग्वालियर अंचल अच्छा, में बीजेपी को तो डर नहीं है ना दिग्विजय सिंह से? बीजेपी को तो डर नहीं लग रहा, क्योंकि अब वो बहुत सक्रिय हो गए और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ऐसा लग रहा है कुछ नया करने की तैयारी। हम तो कहते हैं दिग्विजय सिंह जी शतायु हो, 100 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहें, 100 वर्ष तक ऐसे ही ट्वीट करते रहें और ऐसे ही जालीदार टोपियों से मोह पालते रहें, कुछ तो अभी बात करते रहें, चलिए, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। पर ये तय गोविंद सिंह जी का चयन हुआ है, वो सिद्ध कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया फोबिया है, इसलिए इस अंचल से एक नेता को वजन बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। अब वो तो सारे लोग हैं, डॉक्टर वो तो देहरवर्धन जी, जाहिर सी बात है, यदि कोई नेता बड़ा वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है तो कांग्रेस उसका काट तो ढूंढेगी। संदीप पौराणिक जी, काट तो ढूंढना ही पड़ेगा। उस मुद्दे पर बाद में जाऊंगा मैं। पहले ये कि दिग्विजय सिंह जब गोविंद सिंह को बनवाने में सफल रहे, दिग्विजय सिंह विभा पटेल को बनवाने में सफल रहे, दिग्विजय सिंह वही है जो भारतीय जनता पार्टी की यदा कदा मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, संघ पर सीधा हमला बोलते हैं। आज फिर उन्होंने वही बात कह दी, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 24 की लगभग ऐसी सीटें हैं। मध्य प्रदेश की फिजा बहुत अलग है, बाकी उत्तर प्रदेश से तुलना मध्य प्रदेश की नहीं कर सकते। तो क्या दिग्विजय सिंह ये समझ रहे हैं कि इस मुद्दे को मैं ना छोड़ूं, भले लोग मुझसे कुछ भी कहते रहे? 24 की लगभग सीटें हैं ऐसी है जहाँ अच्छा खासा प्रभाव अल्पसंख्यक वर्ग का पड़ता है, और शायद दिग्विजय सिंह उसको समझ रहे हैं। देखिए मनोज जी, दिग्विजय सिंह की राजनीति करने का अपना एक अलग अंदाज है, और वो अपनी बात कहने के मामले में चूकते नहीं हैं। वो किसी को पुसाए, रास आए या ना आए, उन चीज़ों पर दिग्विजय सिंह चलते हैं। जहाँ तक आपने 24 सीटों वाली बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को जब बीजेपी के लिए बेहतर मौका होता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान ऐसे वर्ग के साथ खड़े होते नजर आते हैं, बहुसंख्यक बयान। आपको यहाँ जालीदार टोपी का तो आप जिक्र कर सकते थे, लेकिन हिंदू का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? मैं ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में 80-20 का मामला तूल पकड़ेगा, और दिग्विजय सिंह उस 20% वर्ग के साथ खड़े नजर आने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी अच्छा मौका होगा कि वो मध्य प्रदेश का मुलायम सिंह बना दे दिग्विजय सिंह को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पहचान एक अल्पसंख्यक वर्ग के मसीहा के तौर पर रही है, और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुफीद अगर नेता है मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मामले में, तो वो सिर्फ दिग्विजय सिंह है। और बीजेपी के लिए देखिए, आप जैसे दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, उन्होंने जालीदार टोपी हिंदू की बात की, बीजेपी हमलावर हो गई। अभी तो ट्वीट आया है मनोज जी, आप ये मान के चलिए कि पूरे दिन ये मसला बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब रक्षात्मक रुख में आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक खास वर्ग के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ हम जब बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में भी अब दो धाराएं दिखने वाली हैं। जैसा उत्तर प्रदेश के चुनाव के करीब आते ही 20-80 की बात होने लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी यही बातें होने लगे, क्योंकि ये जो बड़े नेता हैं जिन्हें अपनी बात, मैं कहता हूं ठीक है कोई एक वर्ग पीड़ित है, लेकिन वर्ग का मसीहा बनने की कोशिश तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह ये चूक कर रहे हैं, इसका नुकसान मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को ज्यादा होगा। अजीत जी, ये 80-20 वाले जो बात चल रही है, संदीप जी ने जो कहा, अब 20 और 80 में बहुत फर्क है, ये तो नजर आता है। और यदि इसको बना पाने में बीजेपी सफल हो जाती है, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, और अब मध्य प्रदेश में वही बारी है, आपने भी उसी बात का जिक्र किया था, तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी कांग्रेस के साथ। देखिए, कांग्रेस के साथ कहीं कोई मुश्किल नहीं। आप मनोज जी देखेंगे, पुराणिक जी क्या कहेंगे, वो तो मध्य प्रदेश भाजपा और आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में ही डिसाइड हो गया है। वही तो बात मैंने अपने प्रारंभ में उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा कि हमें धार्मिक उन्माद फैला के 2023 का चुनाव लड़ना है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ना। 18 साल 20 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उसने क्या किया इस पे चर्चा नहीं होगी। कितना भ्रष्टाचार। चलिए, तो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन ये बात तो आप भी कह सकते हैं कि आप भी ट्वीट कर सकते हैं कि बात कर लीजिए महंगाई पर। दिग्विजय सिंह ये भी ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन ट्वीट ऐसे ही क्यों करते हैं जो कहीं ना कहीं 80 और 20 की तरफ जाते दिखाई देते हैं? यही तो बड़ा सवाल है। उनके जितने भी ट्वीट आते हैं वो हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए आते हैं। एक तरफ एक वर्ग की बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति आता है, वो दूसरे वर्ग की बात करने लगता। अजीत जी,
अजीत जी सुन पा रहे थे आप मुझे? चलिए मैं लौटता हूँ। हाँ जी धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन। नहीं, अभी पौराणिक साहब कह रहे थे कि माना कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, पर दिग्विजय सिंह जी को उनकी वकालत नहीं करना चाहिए, उनके मसीहा नहीं बनना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा अल्पसंख्यकों पर कहाँ अत्याचार हो रहा है। कश्मीर में पत्थर कौन फेंकता है? वही अल्पसंख्यक कहलाते हैं जो लोग। अल्पसंख्यकों के नाम पर इस देश में मजे कौन कर रहा है? मुस्लिम लोग। क्या बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है? क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है? क्या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? क्या देश के तमाम राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है जहां पर उनकी तादाद कम हो गई है? अभी जितने दंगे हुए हैं प्लानिंग के तहत, वहां पत्थर किसने फेंके? दूसरी मैं एक बात और कह रहा हूं, हिंदू अगर किसी का कत्ल कर दे, हिंदू अगर दंगा फैलाने की कार्रवाई करे, तो किसी हिंदू नेता को उसकी वकालत करते आपने देखा? क्या हिंदू समाज उनके पक्ष में जाकर के बात करता है? पर मुस्लिम अत्याचार भी करे, मुस्लिम दंगे भी फैलाए, और उसके बाद ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह जी से लेकर के दुनिया भर के नेता मीडिया के सामने बाइट देने के लिए खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जैसे ये बिल्कुल शांति दूतों की जमात पे इस हिंदुस्तान में। अजीत जी जवाब दीजिए, अजीत जी जवाब दीजिए। देखिए उनका एजेंडा फिक्स है मनोज जी, उन्होंने विकास पे बात नहीं करनी। 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, उस पर चर्चा नहीं करनी। 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, उस पर चर्चा नहीं करनी। कितना बेरोजगारी की स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच चुका है, कितना महंगाई की स्थिति में। तो ये वाला ट्वीट आप क्यों नहीं करते? दिग्विजय सिंह जी भी तो ये वाले ट्वीट नहीं करते, वो वही करते, वही ट्वीट करते। आप देखिए उनका ट्विटर हैंडल जाके देखिए। मैं तो आपसे और आपकी चौथे स्तंभ से बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर इस पे भी नजर डाल लिया करिए। इन चीजों पे भी नजर डाल लिया करिए। उन्होंने जो आंकड़े देते हैं जी। चलिए धैर्यवर्धन जी कुछ कह रहे थे आप, जल्दी कहिए। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दिग्विजय सिंह जी जानबूझ करके ये जहरीली बात क्यों करते हैं, क्यों मतभेद पैदा करने वाली बात करते हैं, क्यों हिंदुओं का मन दुखाने वाली बात करते हैं, क्यों आप अनावश्यक हवा देते हैं अपराधियों को। जब सरकार कह रही है कि अपराधी जो भी हो भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, चाहे वो दंगे का अपराधी हो, चाहे बलात्कार का अपराधी हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति संप्रदाय का हो, उस पर एक्शन होगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको? चलिए मैं लौटता हूं। मैं संदीप जी से। दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं या कांग्रेस करेगी? अरे जब जिसकी मीटिंग में, समन्वय समिति की मीटिंग में एजेंडा फिक्स हो गया है कि धार्मिक उन्माद फैला के हमें चुनाव लड़ना 2023 का, और बात आप दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस की कर रहे हैं। अरे आज हमें चर्चा करना चाहिए कि क्यों नहीं ये इस समन्वय बैठक में विकास पे, बेरोजगारी पे, अवैध उत्खनन पे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में जो मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा थाना है जिसमें महीना ना बताओ? मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धैर्यवर्धन शर्मा जी बता दें, ये जिस जिले के रहने वाले उस जिले की क्या हालत है। मैं लौट रहा हूं, लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं आखिर वो कौन सी ट्वीट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए, कैसा हमला बोला, उसके बाद रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा। मैं दोनों ट्वीट एक बार दिखा देता हूं। संदीप पौराणिक जी के पास चलूंगा, उसके बाद देखिएगा। दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं, दो तरह की तस्वीरें, दो ट्वीट देखिए। पहला ट्वीट है दिग्विजय सिंह का, मस्जिदों के बाहर मांस, आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वाले हिंदू निकले, गुमराह करने के लिए पहनी जालीदार टोपी। लोकल न्यूज के लिए डाउनलोड करें। ये सब तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि उन्होंने जो बात कही है इसका आशय क्या निकाला जाए। क्या फिर एक बार कुछ हाथ लग गया दिग्विजय सिंह जी के? ये ट्वीट देखिएगा आप। उसके बाद रामेश्वर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने क्या कहा ये भी देख लीजिए, उनका ट्वीट भी देखिएगा। जिहादियों पर मुंह सिल जाता है, जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई किस प्रदेश में हुई देख लीजिए। ये रामेश्वर शर्मा का कहना है। हमारे लिए अपराधी सिर्फ अपराधी है, पर यह बताओ इस जालीदार टोपी से क्यों डरे हुए हो? जिहादियों पर मुंह सिल जाता है, सिर्फ हिंदू ही हिंदू पर नजर आता है। तो अब इसके आज से क्या निकालें? सीधे चलते संदीप जी के पास वापस। फिर मैं समझता हूं संदीप जी, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, आपसे समझ रहे थे, और आपने भी कहा कि 80-20 का जो रेशो है उस पर काम चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, और अब ये भी तय हो गया, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि जब अल्पसंख्यक की बात आएगी तो फिर दिग्विजय सिंह जी सबसे पहले उस पर ट्वीट करते हैं। तो लाइन यही है 2023 की। देखिए मनोज जी, पहले तो एक बात ये कहूँगा कि मैंने अल्पसंख्यक प्रताड़ित वाली बात नहीं की जो जयवर्धन जी कह रहे थे, पहली चीज़। दूसरा, आपने कहा जो 80-20 वाली बात, मनोज जी मैं कह रहा हूँ कि ये समाज, ये देश और ये प्रदेश सभी वर्गों का है।
जब भी जिस वर्ग के साथ अत्याचार हो, परेशानी हो उसका मसला आपको उठाना चाहिए, लेकिन आपकी छवि खास एक वर्ग की समर्थक की नहीं बननी चाहिए। राजनेता का धर्म है और उसे निभाना चाहिए, लेकिन कई बार राजनीति में राजनेता अपनी लाइन तय कर लेते हैं और उससे अपने मसीहा बनने का शौक होता है और उस लाइन पर वो चल पड़ता है। कई बार ऐसा होता है और कई राज्यों में हमने ये चीजें देखी हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है मनोज जी, आप ये तय मान लीजिए कि आने वाला समय पूरी तरह बाइपोलर तो होता ही है। अपने यहाँ दो पार्टियों के, दो वर्ग के बीच बनाने की कोशिश होगी। एक तरफ 80% को खड़ा करने की कोशिश होगी, एक तरफ 20% की। मेरा यह मानना है कि कोई भी घटना हुई, रिपोर्ट आई, आपको उसे जाति धर्म से जोड़ने की जरूरत क्या है राजनेताओं को कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। सवाल यह है कि इन चीजों से तो बचना चाहिए ना आपको। आप ही अगर बात करेंगे ये हिंदू निकले मुस्लिम बताया जा रहा था, तो दूसरा पक्ष जो है उसे अवसर मिल जाएगा अपनी बात कहने का। तो बात है स्वाभाविक सी कि वो एक वर्ग के साथ खड़े हो जाएंगे, आप दूसरे वर्ग के साथ। तो राजनीति में हमेशा यह होना चाहिए, ये करना चाहिए राजनेताओं को कि अपने को धर्म जाति से बचा के चलना चाहिए, नहीं तो समाज में वैमनस्यता पड़ेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी राजनेता ही माने जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी अजीत जी क्या कह रहे हैं आप, कहिए। मैं ये कह रहा हूं संदीप जी, होने वाला नहीं है, प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए आप, सबसे बड़ा लीडिंग ग्रुप मध्य प्रदेश का, उसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी के समन्वय की कार्रवाई पे कि हार्ड हिंदुत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। चर्चा इस बात पे होना चाहिए, क्यों नहीं विकास पे चर्चा हो रही? क्या धार्मिक उन्माद फैला के मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश की जनता को झोंका जाएगा? क्या हमें भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की हैसियत में लाके खड़ा कर दिया जाएगा इस मध्य प्रदेश को? अरे विकास की बात करिए आप, 20 साल से सरकार में और सरकार की पार्टियां तय कर रही है समन्वय पे ये हार्ड हिंदुत्व में चुनाव होगा। ये सरकार चल रही है इस तरीके से। क्या आपको सबको चर्चा करना चाहिए? चर्चा वही है, आज का विषय वो है, आज का विषय वो है। दो तरह के ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उस ट्वीट पर चर्चा चल रही है। आप भी वही बात कर रहे हैं, आपके नेता भी वही बात कर रहे हैं। यदि वो बात कर रहे हैं तो आप भी बात कर वही जी। सरकार में बैठे लोग तय कर रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की दिग्विजय सिंह जी। चलिए देरबदन जवाब दे दीजिए, देरबदन जी जवाब दे जल्दी, मेरे पास मैं देखिए, अगर देश के लोग चाहते हैं, प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उपद्रवों पे चर्चा ना हो, तो लोग घरों में जाकर के आग क्यों लगाते हैं, दूसरों की दुकानों में आग क्यों लगाते हैं, चाहे करौली हो, चाहे खरगोन हो, या देश का कोई दूसरा हिस्सा हो। और यदि इस प्रकार का उपद्रव होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी के नेता ये क्यों नहीं करते कि इस्लाम में सुधार की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी के ये नेता क्यों नहीं कहते कि आजाद भारत में जब आम नागरिक चाहता है कि उसके बच्चे के हाथ में कलम हो ना कि तलवार, तब ये जिहादी समर्थक लोग अपने बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों देते हैं, छतों पर ईंट पत्थर क्यों रखते हैं, कांच की बोतलों में पेट्रोल बम क्यों बनाते हैं? इस पर चर्चा कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते? क्यों समझाइश नहीं देते जाकर के जिनके आप समर्थक बने फिरते हैं? जी संदीप जी 30 सेकंड में एक बात जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। क्या ये माना जाए कि 2023 के चुनाव में दिग्विजय सिंह एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं और अब जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं? देखिए मनोज जी, कमलनाथ की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका बढ़ रही है, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वो पूरी तरह संगठन पर काम लगाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह को ये मौका है और अवसर भी है। कोई भी राजनेता हो वो अवसर की तलाश रहता है और मुझे लगता है कि भले वो राष्ट्रीय स्तर की आंदोलन समिति के संयोजक हों, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश ज्यादा मुफीद लग रहा है, अवसर उन्हें दिख रहा है। स्वाभाविक है उनकी सक्रियता बढ़ेगी और आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो घमासान है ये और बढ़ेगा। चलिए, और घमासान बढ़ेगा। संदीप जी आपका, अजीत जी आपका और देरबदन जी आप तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर एक बार फिर ट्विटर बार दिखाई दे रहा है और आजकल तो बयान कम आते हैं, ट्विटर के जरिए लोग बात अपनी जरूर रख देते हैं। और आप देखिए दिग्विजय सिंह ने बात कही ट्वीट के जरिए तो तत्काल हमला बोल दिया रामेश्वर शर्मा ने। इसका आज से क्या निकाला जाए? क्या 2023 के चुनाव में यही सब होते हुए दिखाई देगा? क्योंकि ना तो दिग्विजय सिंह पीछे हटना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो मानकर ही चलती कि उन्होंने कुछ कहा तो हमारे लिए सच्चा कोई रास्ता ही नहीं है और वो तत्काल सामने भी आ जाता। लेकिन मुद्दे बहुत हैं, चर्चा उन पर भी होना चाहिए। मुद्दे ऐसे बहुत है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यदि कहीं जनता को कुछ नहीं दे पा रही है तो बात उन पर भी होना चाहिए। कांग्रेस ये कर सकती है पर ये होगा नहीं, क्योंकि जो दिखाई दे रहा वो कुछ और कह रहा। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।